हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे केमिस्ट्री वॉरियर के यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछला क्लास क्या देखे थे ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18। उसमें से मेटल, नॉन मेटल और मेटलेट, धातु, अधातु और उपधातु तो हम लोग देख चुके थे, और साथ ही क्या ऑक्सीडेशन नंबर देख लिए थे। तो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, ग्रुप नंबर 15। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 15। क्या स्टार्ट करेंगे, ग्रुप नंबर 15। ठीक है, तो चलिए इसमें देखेंगे। तो ग्रुप नंबर 15 को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 15 को नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। ग्रुप नंबर 15 को नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। ठीक है, और इसको निकोजन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निकोजन्स। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग ग्रुप नंबर 15 को क्या, ग्रुप नंबर 15 को नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है। ग्रुप नंबर 15 को क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन फैमिली, या फिर क्या एक और नाम है, इसको निकोजन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निकोजन्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 15 जो है हमारा, उसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के भी नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन फैमिली मतलब क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये जो है ना हमारा, इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, निकोजन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो नाइट्रोजन फैमिली मतलब क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इससे जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निकीटेकल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निकीटेकल्स बोलते हैं। मतलब कि नाइट्रोजन फैमिली का जो कंपाउंड होता है, ठीक है, इसके कंपाउंड को क्या, इसके कंपाउंड्स को निकीटेकल्स कहा जाता है। ठीक है, जो भी आपके पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, उससे जो कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, जो भी कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का नाम निकीटेकल्स बोला जाता है। ठीक है, निकीटेकल्स के नाम से हम लोग जानते हैं उसको, या फिर उसका अपना तो एक अलग नाम होगा ही होगा, लेकिन साथ ही क्या उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, निकीटेकल्स है। नाइट्रोजन से कोई कंपाउंड बनेगा जैसे NCl3, NH3, और भी फास्फोरस से क्या PCl3, PCl5, वो सब जो कंपाउंड बन रहा है उसको हम लोग निकीटेकल्स बोल सकते हैं, नहीं तो उसका एक अलग से नाम है ही। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए आप लोग का पीछे वाला नोट किया हुआ हो गया था, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको हम मिटा के जल्दी इसको पहले ही लिख दिए ताकि आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लगे लिखने में। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 15, क्या पढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 15। सबसे पहला क्या पढ़ना हम लोग को, ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 को हम लोग क्या 5A के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, 5A के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए ग्रुप नंबर 15 में जो हमारा एलिमेंट होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसके लिए ट्रिक क्या होता है याद करने का, नाना, पापा, असलम सब बीमार। ठीक है, वो तो 11th में बता चुके हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, इसका 33, इसका क्या हो जाएगा 51, और इसका क्या 32, 83, क्या हो जाएगा इसका 83 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका क्या एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर है ये VSEC। अब सबका हम लोग देखेंगे क्या, बाह्यतम कोश, बाहर वाला कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाहर वाला कोश का क्या, तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3।
तो देखिए जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है क्या होता है, जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा वही क्या होगा, उसका बाह्यतम कोष होगा, आवर्त होगा उसका, सबसे बड़ा वाला आवर्त, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, 2। ये इलेक्ट्रॉन है, उसको नहीं देखना, ठीक है। यहाँ नंबर 1 है और ये क्या है, 2। तो जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसका जो भी है 2s है, 2p है, वही क्या हो जाएगा, बाह्यतम कोष होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 ठो लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 ठो, बाहर से लास्ट से 2 ठो ले लेना, वही क्या हो जाएगा हमारा बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो यहाँ 2 था तो क्या 2s2 2p3, 3 वाले में क्या आ जाएगा 3s2 3p3, 4 वाले में 4s2 4p3। तो ये सब आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। जो नहीं पढ़े हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये रहा इसका क्या, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। आवर्त 2 में नाइट्रोजन आता है क्या 2s2 2p3। इसका अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए किसका, ग्रुप नंबर 15 का, ठीक है। ग्रुप नंबर 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2NP3, क्या NS2NP3। जो आवर्त रहेगा, सेकंड आवर्त का रहेगा 2s2 2p3, थर्ड आवर्त का रहेगा, थर्ड आवर्त का क्या फॉस्फोरस 3s2 3p3, फोर्थ आवर्त का क्या, चौथा आवर्त का आर्सेनिक 4s2 4p3। ये रहा क्या 4s2 4p3, फिर क्या 5s2 5p3, फिर छठा आवर्त में क्या 6s2 6p3। ये जो n है ना वो क्या है, पीरियड है, पीरियड आवर्त, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी मतलब वो कितना बॉन्ड बना सकता है। वैलेंसी क्या होता है कि वो कितना बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या है 3, मतलब ये कितना बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। मैक्सिमम बॉन्ड ये कितना बना सकता है 3। फॉस्फोरस क्या, फॉस्फोरस 3 बॉन्ड भी बना सकता है और क्या 5 बॉन्ड भी बना सकता है। आर्सेनिक ये भी क्या, इसकी वैलेंसी 3 और 5, ये भी क्या 3 बॉन्ड बना सकता है और 5 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या एंटीमनी, एंटीमनी भी उसका भी वैलेंसी क्या 3 और 5, ये भी क्या करेगा 3 और 5 बनाएगा। बिस्मथ ये भी क्या 3 बॉन्ड बनाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सब का सब नाइट्रोजन फैमिली में है, ग्रुप नंबर 15 में है। तो जब ई लोग 3 और 5 बॉन्ड बना सकता है, तो ये जो नाइट्रोजन और बिस्मथ ये 3 बॉन्ड क्यों बना रहा है, ये 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना पा रहा। तो समझने वाली बात ये है कि हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर नाइट्रोजन क्यों 3 बॉन्ड बना रहा है, बिस्मथ क्यों 3 बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना पा रहा, बस वो समझना, ठीक है। बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है। ये रहा क्या नाइट्रोजन का -3 + 3, इसका क्या -3 + 3 + 5, फिर क्या आर्सेनिक का, इस सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, वो सब पढ़ चुके होंगे रेडॉक्स में, ठीक है। और आज भी कर लीजिएगा ये सब, ठीक है। इससे कंपाउंड बनता है, बहुत सारा कंपाउंड बनता है, हम एग्जाम्पल के तौर पे 1-2 ठो ले लिए, ठीक है। नाइट्रोजन से क्या NCl3 NH3 भी बनेगा, और भी बहुत सारा बनेगा, NI3 होगा, NF3 होगा। चलिए इसमें क्या PCl3 PCl5 बनेगा, इसमें क्या ASCl3 ASCl5, इसमें क्या SbCl3 SbCl5, और ये क्या BiCl3, ये BiCl5 नहीं बनाएगा क्योंकि ये बना ही नहीं पाता 5 बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग को समझना है कि आखिर क्यों नाइट्रोजन और बिस्मथ 3 ही बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड नहीं बना पाता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन को, किसको देखेंगे, नाइट्रोजन को, ठीक है। तो चलिए नाइट्रोजन का दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बाह्यतम कोष में 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग को क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि बॉन्ड उतना ही बनेगा जितना उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, जोड़े में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, वो सिंगल में रहना चाहिए। तो देखिए इसके पास सिंगल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 3 बॉन्ड बनेगा, ये तो कंफर्म है कि इसके पास अनपेयरिंग में अयुग्मित 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब जरा हम लोग ध्यान से देखें तो क्या आप लोग अगर केमिकल बॉन्ड में अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड भी होता है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है, उत्तेजित होके कहाँ जाता है नेक्स्ट में। अगर क्या 2d होता, ठीक है, मान लेते 2d, ठीक है। अगर 2d होता हम लोग के पास
2 तो 4 5। 2D अगर होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या एक्साइटेड होके बॉन्ड बना सकता था। 2D होता तो, लेकिन 2D होता नहीं है। हम लोग के पास 2s होता है और 2p होता है, 2D कभी नहीं होता है। इसीलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन ना ही एक्साइटेड हो पाता। अगर एक्साइटेड होता तो क्या ये भी 5 बॉन्ड बना सकता था। लेकिन जब 2D होता ही नहीं है, जब 2D होता ही नहीं है, हम लोग के पास जगह है ही नहीं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ से अयुग्मित करेगा, कहाँ से एक्साइटेड करेगा। इसीलिए ये 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होता। इसके पास टोटल 3 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये क्या करता है 3 ही बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है? ये 5 बॉन्ड कभी नहीं बना सकता है। समझ में आ गया? तो इसमें कारण यही है कि नाइट्रोजन के पास d सबसेल नहीं होता है, d ऑर्बिटल नहीं होता है, जो लिखिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसके कारण s का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं हो पाता है, अयुग्मित नहीं हो पाता है। इसी वजह से ये 5 बॉन्ड नहीं बना पाता, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम इस पे थ्योरी लिखा देंगे, ठीक है। तो पहले चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आप लोग का पीछे नोट किया हुआ हो गया था, ठीक है। हम उसको मिटा दी, जिसका नहीं हुआ तो वो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए जरा नाइट्रोजन का भी बताए कि उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है। D इसके पास कक्षक होता नहीं है, जिसके कारण से इसका S का इलेक्ट्रॉन D में एक्साइटेड नहीं हो पाता, नहीं जा पाता, ठीक है। चलिए उसको हम थ्योरी में लिख दिए। तो थ्योरी में क्या लिखे, नाइट्रोजन के पास खाली d ऑर्बिटल नहीं होता है, या फिर नहीं होने के कारण क्या नाइट्रोजन के पास खाली d ऑर्बिटल नहीं होने के कारण इसके s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, जो s का इलेक्ट्रॉन है वो क्या एक्साइटेड नहीं हो पाता है, उत्तेजित नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये क्या 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। बस यही कारण था, ठीक है। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या फास्फोरस का देख लेते कि आखिर उसका इलेक्ट्रॉन क्या एक्साइटेड हो पाता है। वो 5 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन देख लेते कि उसका इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं एक्साइटेड। तो फास्फोरस का क्या होता है 15, क्या होता है 15 होता है, ठीक है। हम सिर्फ बाह्यतम कोश का ले रहे हैं, आप लोग पूरा देख लीजिएगा। क्या इसका क्या हो जाएगा 3s2 और 3p3। पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था, आप लोग लिख सकते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो हम सिर्फ बाहर का 2 ठो ले रहे हैं, 3s2 3p3। मतलब क्या 3s में क्या 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितना इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितना इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, यही है हमारे पास। अब हम लोग को पता है कि इसका वैलेंसी क्या होता है, इसका वैलेंसी 3 भी होता है और 5 भी होता है। तो वैलेंसी कहाँ से, वैलेंसी मतलब ये 3 बॉन्ड बना सकता है और 5 बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 तो है, सिंगल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो कंफर्म है कि ये 3 बॉन्ड बनाएगा। 5 बॉन्ड बनाने के लिए इसको S का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करना होगा, एक्साइटेड करना होगा। तो एक्साइटेड करने के लिए इसके पास जगह रहना चाहिए, और है भी इसके पास। क्या हम लोग का 3D होता है, बिल्कुल 3D होता है, 2D नहीं होता, लेकिन क्या हम लोग के पास 3D होता है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक्साइटेड होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे लिख लीजिएगा ES। आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखिएगा, आप लोग पूरा लिखिएगा क्या एक्साइटेड स्टेट। क्या लिखिएगा एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। जब 3s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में चला जाएगा, कहाँ होगा इसमें 3s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ 3D में जा रहा है, तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन बचा, 3p में कोई बदलाव नहीं है, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन करके रहेगा। 3D में कितना बॉक्स है टोटल 5 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन s का यहाँ आ रहा है तो यहाँ हो गया। तो देखिए जरा ध्यान से, इसमें अब एक्साइटेड होने के बाद इसमें 5 ठो अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन 5 ठो हो गया। कितना हो गया 5। तो ये क्या अब 5 बॉन्ड बना सकता है। ऐसे ही क्या आर्सेनिक सिमिलरली एक जैसा, वैसे ही क्या आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक का क्या AS और फिर दूसरा क्या एंटीमनी, ठीक है। ये जो दोनों है एकदम फास्फोरस जैसा ही बनेगा, क्या फास्फोरस जैसा ही बनेगा, आपको खुद बना लेना है। क्या
आर्सेनिक का यहाँ फॉस्फोरस की जगह पे आर्सेनिक लिखिएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। आर्सेनिक का क्या 33, उसके लिए क्या हो जाएगा 4s2 4p3। बायतम को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 4p3। यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4p में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4d लिखिएगा, एक बार एक्साइटेड करा के यहाँ पे क्या 5 इलेक्ट्रॉन उसका भी हो जाएगा, ये 5 बॉन्ड बना सकता है। तो ये रहा हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, आप अपने से कर लीजिएगा। अब रहा क्या बिस्मथ, तो बिस्मथ पे देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आप लोग का नोट क्या हुआ हो गया होगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए हमारा नाइट्रोजन का तो पता चल गया कि उसके पास d ऑर्बिटल खाली नहीं होता है, इसके वजह से वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। लेकिन अब पारी आ गई क्या बिस्मथ, किसका बिस्मथ, ठीक है। बिस्मथ का एटॉमिक नंबर क्या होता है 83, क्या होगा 83। इसका क्या होता है 6s2 और 6p3, VSEC बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। वो क्या होता है हमारा 6s2 6p3। मतलब क्या इसमें बता रहा है कि 6s में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, 6p में कितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, यही ना। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 6p में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो इसमें वैलेंसी इसका 3 होगा, ये तो तय है। और ये होता भी है कि इसका वैलेंसी कितना होता है 3, ये 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। लेकिन इस 6s में क्या 6d नहीं होता है, बिल्कुल होता है 6d। इसमें तो 6f भी होता है, 6d तो छोड़िए, क्या 6f भी होता है। तो इसके पास जगह भी खाली है, इसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक्साइटेड कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी क्या 5 होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, होता नहीं है। क्यों, वही जानना है आप लोग को कि इसके पास खाली d ऑर्बिटल भी है, युग्मित इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता है, क्यों। तो चलिए वही देखेंगे, उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए। क्या क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आप लोग को लिखना है इसके पास खाली d ऑर्बिटल होने के बाद भी इसकी वैलेंसी 5 नहीं हो सकता है, क्यों। चलिए लिखिए, इसके पास खाली d ऑर्बिटल होने के बाद भी ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद भी इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होता है, इसके पास खाली d ऑर्बिटल होने के बाद भी इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होता है, इसकी वैलेंसी 5 नहीं हो सकता है, क्यों, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, क्या इसके पास खाली d ऑर्बिटल होने के बाद भी इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो पाता है, इसकी वैलेंसी 5 नहीं हो सकती है, क्यों। उसी पे आंसर लिखिए, क्या लिखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी वैलेंसी 5 नहीं हो सकती है, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, आंसर लिखिए, इसमें आंसर लिखिए, क्या लिखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट, आईपी इफेक्ट शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, अक्रिय युग्म प्रभाव, क्या बोलते हैं इसको, अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी वैलेंसी 5 नहीं हो सकती है। ये रहा क्या इसका आंसर।
तो हम लोग तो इसमें आंसर ये लिख दिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी वैलेंसी 5 नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग को यही पता नहीं है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है हम उसको अभी जानेंगे। इसको नोट कीजिए और हेडिंग डालिए क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी आईपी इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आप लोग पीछे वाला नोट कर लिए थे। ठीक है, हम नेक्स्ट हेडिंग क्या बोले, इनर्ट पेयर इफेक्ट डालने, क्या, आईपी इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव है क्या। ठीक है, तो देखिए हम उसके लिए लिख चुके डेफिनेशन। देखिए पी ब्लॉक तत्वों में, ठीक है, पी ब्लॉक तत्वों में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, पी ब्लॉक तत्वों में, पी ब्लॉक जानते हैं आप लोग, उसका कोई भी तत्व, ठीक है, पी ब्लॉक तत्वों में किसी ग्रुप में, कोई भी ग्रुप ले लीजिए, उसमें क्या ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, संयोजी, क्या, संयोजी एस कक्षक, क्या, वैलेंस एस ऑर्बिटल, मतलब जो बाह्यतम कोश का, संयोजी एस कक्षक मतलब बाह्यतम कोश का एस कक्षक, ठीक है, संयोजी एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं हो पाता। हम लोग देखें तो उसका इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता है। ठीक है, जिससे ये जब उसका इलेक्ट्रॉन क्या अयुग्मित ही नहीं हो पाता है तो वो क्या करता है, जिससे ये बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, और इस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, तो अक्रिय युग्म प्रभाव में क्या होता है, पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप में, ठीक है, पी ब्लॉक तत्व के किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर उसका जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, अयुग्मित नहीं होता है, नहीं हो पाता है। ठीक है, उसका बाह्यतम कोश का एस कक्षक का इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या, ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, और इसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि अगर वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं करेगा तो वो क्या होगा, अक्रिय युग्म प्रभाव होगा, अगर जगह रहते हुए वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो चलिए इसमें एक नोट करके लिखे हैं, नोट करके क्या लिखे हैं, सेम एनर्जी वाले, क्या लिखे हैं, सेम एनर्जी वाले एस कक्षक, सेम एनर्जी वाले एस कक्षक यानी एस ऑर्बिटल, ठीक है, सेम एनर्जी वाले एस ऑर्बिटल तथा डी ऑर्बिटल के बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सेम एनर्जी वाले मतलब क्या, हम 6 पढ़ रहे हैं ना, क्या बिस्मथ के लिए पढ़ रहे हैं, 6s और 6p और क्या 6d, तो सेम एनर्जी वाले यानी कि क्या 6s और 6d, 6s और क्या 6d के बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या, s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद भी, अगर वो एक्साइटेड होना भी चाहे, s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है ना एक्साइटेड हो भी जाएगा ना, तो फिर भी वो क्या डी ऑर्बिटल तक नहीं पहुंच पाएगा, वो डी ऑर्बिटल तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसी वजह से जब वो पहुंच ही नहीं पाएगा, उसको पता है, तो इसी वजह से क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होगा, और क्या ये सिर्फ, और ये जो होता है ना ये सिर्फ बड़े तत्वों में होता है, मतलब जैसे ग्रुप नंबर 15 हम लोग पढ़े क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो इसमें सबसे बड़ा जो तत्व था वो क्या था, बिस्मथ था, तो उसमें ये प्रभाव हो रहा है। ग्रुप नंबर 16 जब हम लेंगे तो उसमें क्या, ओल्ड स्टाइल से टिपो होता है पोलोनियम, सबसे बड़ा उसमें एलिमेंट क्या होगा, पोलोनियम, तो उसमें भी ये प्रभाव आएगा। तो अब जरा हम लोग देखें कि ये जो सेम एनर्जी क्या है, उसके बीच का दूरी, ये नहीं समझ में आया तो अच्छा से समझिए। ठीक है, सेम एनर्जी मतलब क्या, हम लोग देख रहे थे क्या 6s और 6d, d वाला p नहीं ले रहे, ठीक है, 6s 6p और 6d होता है, क्या होता है 6s 6p 6d, किसके लिए, हम बिस्मथ के लिए देख रहे हैं। ठीक है, बिस्मथ के लिए देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, बिस्मथ के लिए। तो हम लोग को कंपेयर किस में करना है, सेम एनर्जी वाले क्या, s ऑर्बिटल तथा d ऑर्बिटल। तो चलिए हम p को हटा देते, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, 6s और 6d, ठीक है, तो इसके बीच में क्या दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखते हैं कौन सा दूरी वो बोला। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को आता होगा क्या, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 5s 5p 5d, 6s 6p 6d, 7s 7p और 7d। सब में यहाँ से 4 से यहाँ क्या लगा दीजिएगा, 4f 5f
6f और क्या 7f, यही आप लोग को पता है, ठीक है। अब इसमें आप लोग को ये भी पता होगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरता है, फिर क्या 2s, फिर क्या 2p, फिर 3s, फिर कहाँ 3p 4s, फिर क्या 3d 4p 5s, फिर क्या 4d 5p 6s, फिर ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरता है, ठीक है। चलिए, ये तो आप लोग 11th में ही इलेक्ट्रॉन विन्यास में पढ़े होंगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, 6s और 6d। तो 6s कहाँ है हमारा, ये रहा आपका क्या 6s, ये रहा क्या 6s। अगला 6d देखते हैं, तो ये रहा क्या 6d, ठीक है। ये रहा 6s और ये रहा क्या 6d। दिख रहा है, थोड़ा छोटा लिखें, दिख जाएगा फिर भी, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जब सबसे पहले क्या इलेक्ट्रॉन 6s में भरेगा 6s2, ठीक है। क्या होता है 6s2, तो s का इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड करके ये d में जाएगा, तो देखिए 6s के बाद कितना में भरेगा, फिर जाएगा 6s के बाद क्या आता है 4f आता है, 5d आता है, 6p आता है, 7s आता है, 5f आता है, उसके बाद 6d आता है। यही जो डिस्टेंस है कितना ज़्यादा दिख रहा है आप लोग को, देखिए 6s यहाँ था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा 4f के बाद 5d के बाद 6p के बाद 7s के बाद क्या 5f के बाद तब आता है 6d। मतलब इतनों को ये क्रॉस करके जाएगा तब वो 6d में भरेगा, तो वो उतना दूरी तय कर ही नहीं पाता है, उससे नहीं हो पाता कि वो उतना दूरी तय कर सके। इसीलिए इसके बीच में जो इतना डिस्टेंस है, इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद भी उतना दूर नहीं पहुंच पाता है। तो यही कारण है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे आईपी इफेक्ट। इसके पास खाली d ऑर्बिटल होता है, लेकिन s का इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होगा तो 6d तक पहुंच नहीं पाएगा, और जब वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो फिर क्या वापस अपने जगह पे आ जाएगा। तो इसी वजह से ये क्या होता है, बिस्मथ 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। अब जैसे हम नेक्स्ट ले रहे हैं, ये तो आपका 6s के लिए डिटेल बताए थे, जैसे हम ले रहे हैं नेक्स्ट ग्रुप नंबर 16 के लिए, अभी वैसे समझा दे रहे हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 16 में आपके पास क्या है पोलोनियम, ठीक है। पोलोनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 84। इसका बाह्यतम कोष का क्या हो जाएगा, इसका बाह्यतम कोष में हो जाएगा आपका 6s2 और 6p4, क्या हो जाएगा 6p4, 6s2 और 6p4 हो जाएगा इसका बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि 6s में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6p में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 6p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, उसके बाद क्या होगा पेयरिंग होगा। इसके पास 6d क्या खाली होगा, चलिए खाली बना दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है हो गया 1 2 3 4 5। तो ये रहा इसके पास 60। तो यहाँ पे होगा क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्या, ये इसका भी बॉन्ड क्या 4 और 6 बनना चाहिए। इसका वैलेंसी क्या होता है, इसका वैलेंसी जो होता है वो क्या 4 और 6 होना चाहिए, लेकिन होगा क्या इसका वैलेंसी सिर्फ क्या होगा 4 होगा, ठीक है 6 नहीं होगा। इसके ग्रुप में सबका 4 और 6 होगा, लेकिन इसका 4 होगा 6 नहीं होगा इसका वैलेंसी। तो वो 6 क्यों नहीं होगा, इसके पास जब d ऑर्बिटल है, तो वही कारण है। देखिए 6p का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, 6p का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, क्यों, तो देखिए यहाँ जरा ध्यान से, ये रहा आपके पास क्या, ये रहा आपके पास 6p, क्या रहा ये 6p, और ये रहा 6d, ये रहा क्या 6d। तो देखिए 6p और 6d में ज़्यादा अंतर नहीं है। 6p के बाद क्या है 7s के बाद 5f, उसके बाद क्या 6d, मतलब इसकी बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है। 6p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भरता है 7s के बाद कहाँ 5f के बाद 6d, मतलब 2 ठो कक्षक s और f के बाद डायरेक्ट d में जा सकता है, सिर्फ 2 ठो आता है बीच में, मतलब इसके बीच में उतना दूरी नहीं होता है, जिसके कारण इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके d में चला जाएगा। तो 6p का एक इलेक्ट्रॉन जब d में चला जाएगा तो इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये 4 बॉन्ड बना देगा। अब जो s की बात है, s ये था आपका s 6s, ये रहा क्या आपका 6s, और ये रहा क्या 6d। तो इसके बीच में तो पता ही है कि आप लोग को कितना दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी है। 6s के बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 6s के बाद 4f, फिर क्या 5d, 6p, 7s, उसके बाद 5f, फिर क्या 6d। मतलब 6s और 6d के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है,
जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होगा और ये क्या सिर्फ 4 बॉन्ड ही बना पाएगा। पोलोनियम जो है वो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड ये नहीं बना सकता है। बस यही कारण था, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी बड़ा वाला सबसे नीचे वाला तत्व जो होता है वो क्या करता है, वो अपना मैक्सिमम वैलेंसी पे नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो यही रहा इसका कारण। इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। और अगर मज़ा आया है, समझ में आया तो जल्दी से क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और बेल बटन को भी प्रेस कर देना, दबा देना। और जब वीडियो कंप्लीट देखा हो जाए तो क्या करना है, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर भी करना है, ठीक है। तो ये रहा क्या आपका आईपी इफेक्ट, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।